Today we will solve chapter number 18, numericals. Here you have the problem statements. Calculate the following: A, the orbit radius; B, the angular momentum; C, linear momentum; D, kinetic energy, potential energy, and the total energy of the Bohr's hydrogen atom in ground state. So let's solve this. You have to find R1, angular momentum L1, linear momentum P1, kinetic energy, potential energy. 1 in the subscript shows that we have to find these for the first orbit. N is equals to 1. Here is the nucleus and here the first orbit, which is in the, so this hydrogen atom is in the ground state. तो ground state में हमें इनकी सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 1 लगाया. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व. R1 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन द डेरिवेशन ऑफ रेडियस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h bar square upon m e square. ठीक है. एंड वी नो दैट h bar इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. इसकी वैल्यू होती है, यहाँ मैंने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज लिख दी हैं. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 क्रॉस 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है. h की वैल्यू हो गई 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकेंड. पाई ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये सब की वैल्यूज हमें गिवन है. हमने यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट की. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h बार स्क्वायर हमने पहले फाइंड आउट कर लिया. h बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली h अपॉन 2 पाई से, तो हमारे पास आ गई 1.05. जब हमने पुट किया, इसका स्क्वायर था यहाँ पर, हमने इसका स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e. यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिया. जब हमने इन सारों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर्स. ठीक है. तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई. नाउ इज नंबर बी. बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को हम शो करते हैं एल से. दैट मीन्स कि हमें L1 फाइंड आउट करना है. ठीक है. एल का फॉर्मूला क्या होता है? बोहर्स पोस्टुलेट्स याद होंगे आपको. बोहर्स पोस्टुलेट्स में हमने कहा था एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है. दैट मीन्स कि n यहाँ पर कोई इंटीजर होगा. तो n क्या चीज़ होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. तो हमें फाइंड आउट करना है फॉर n इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स कि हमें फर्स्ट शेल के लिए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए हमें फाइंड आउट करना है. तो n क्या हो गया? 1. सो हमने 1 पुट किया. h की वैल्यू हमें पता है, 2 पाई की वैल्यू भी हमें पता है, हमने पुट की. हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई. सो ये हमारे पास आंसर आ गया एंगुलर मोमेंटम का. एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू MVR. MVR लीनियर मोमेंटम होता था MV, एंगुलर मोमेंटम होता था MVR. ठीक है. सो एज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू P इक्वल टू MV. सो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? MV की जगह हमने लिख दिया P. P क्या है? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय R, यानी अगर हम लीनियर मोमेंटम के साथ R को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है. ठीक है. सो यहाँ से हमें L1 तो पता है, हमने L1 फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर. ठीक है. दिस इज 1 फॉर फर्स्ट शेल. सो हमें L1 तो हमें पता है, तो हमें यहाँ से P1 फाइंड आउट कर ले सकते हैं हम. ठीक है. V हमें नहीं पता ना यहाँ पर, तो हमें V हमें चाहिए भी नहीं. ठीक है. तो MV को मिला के हमने P लिख दिया और यहाँ से हमने P हम इस तरफ हमने रहने दिया, R उधर जाके डिवाइड हो गया. तो L1 अपॉन R हो गया. ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. ये आपको याद होगा आपने डेरिवेशन में, जहाँ पर हमने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, हमने दूसरी जगह पोटेंशियल एनर्जी निकाली, बाद में हमने उन दोनों को ऐड किया था. ठीक है. तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फाइनल एक्सप्रेशन जो आई थी वो E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आई थी. ठीक है. तो इसी में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं. E की वैल्यू पुट की 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R. सो आंसर आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 2.18 क्रॉस 10⁻18 joules. Okay. Now we have to calculate it into electron volts. ये 10⁻18 ये बहुत छोटी वैल्यू है ना, बहुत छोटी है. तो हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एक बड़ी वैल्यू आ जाए. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी को हमने जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में किया तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गए. ठीक है.
पार्ट ई वॉज पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया था, और इसकी एक्सप्रेशन जो हमारे पास आई थी वो आई थी -E²/4πε0r1। ठीक है, इसमें हमने अगेन वही वैल्यूज पुट की है, माइनस साइन आ गया यहाँ पे। E² इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है ये, और इसका स्क्वायर ले लिया, डिवाइड बाई 4πε0r1। हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -4.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 जूल्स। अगेन ये एक छोटी वैल्यू है तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देना पड़ता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू J/J इज जूल्स, एनर्जी इन जूल्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो जूल्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू पुट की और हमारे पास ये, जब हम ये इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक, सो पार्ट एफ में हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है टोटल एनर्जी। सो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी। काइनेटिक एनर्जी की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स थी और पोटेंशियल एनर्जी की -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई है। सो दिस इज the problem number 1 is done. Now we have the second problem. The statement is, what is the wavelength of the radiation that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from the state N3 to N1? कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी जब हाइड्रोजन एटम N3 एक्साइटेड स्टेट से N1 ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, एक तो हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है कि N1 है, दैट मीन्स कि ये लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो हमें इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। We have to find out the lambda wavelength. Initially इलेक्ट्रॉन था थर्ड ऑर्बिट में, नाउ फाइनली इट गोज टू NF विच इज़ 1, ग्राउंड स्टेट में गया। ठीक है, ओके, सो इसका सिंपल फार्मूला है, ये वेव नंबर वाला जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, 1/λ इक्वल्स टू राइडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/NF² माइनस 1/NI²। राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 पर मीटर होती है। ठीक है, तो आपने इसमें वैल्यूज पुट की, 1/λ वैसे ही रहा 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 पर मीटर्स इनटू फाइनल ऑर्बिट कौन सा था 1, इनिशियल ऑर्बिट कौन सा था 3। इनको हमने सॉल्व किया, पहले स्क्वायर्स को हमने ओपन किया, देन हमने इसका एलसीएम ले लिया, 9 और 1 का एलसीएम 9 आया, 1 9 ज़र 9, 9 1 ज़र 9। ठीक है, -9 1 ज़र और 1 1 ज़र 1। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 8/9। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, ये 1/λ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक बात का ख्याल रखना, 1/λ फाइंड आउट कर लेने के बाद आपने इसको इन्वर्स करना है, यानी कि ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये 1/, में आ जाएगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लैम्डा उधर ले जाएं, ये सारी टर्म जो यहाँ पर थी ये इसके डिवाइड में आ जाएगी 1/, में। ठीक है, सो आपको जैसे भी समझ आती है वैसे कर लें। तो ये लैम्डा की वैल्यू 102.6 मीटर्स आ जाएगी। सो प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ डन। Now is problem number 3. Problem number 3 की स्टेटमेंट है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज एमिटेड। वेवलेंथ हमें गिवन है बाय अ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज। बामर सीरीज कौन सी होती है, जिसमें फाइनल ऑर्बिट का नंबर NF2 होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा किसी भी और ऑर्बिट से इनटू सेकेंड ऑर्बिट। This is the nucleus, this is the first shell, this is the second shell। अगर हायर ऑर्बिट से
कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आए तो जो वेवलेंथ्स या जो रेडिएशन एमिट होती हैं उन्हें हम बामर सीरीज़ में काउंट करते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि इन्होंने बता दिया बामर सीरीज़ में, इसका मतलब है कि NF हमारे पास 2 हो जाएगा। बामर सीरीज मीन्स NF इज इक्वल टू 2, लैम्डा गिवन है, ठीक है। और क्या चीज़ है, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। लैम्डा गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये कौन से शेल से आ रहा है इन द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। सो वी हैव सेम फार्मूला, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर राइट बाय कांस्टेंट इनटू NF, 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, राइट बाय कांस्टेंट भी हमें पता है, NF भी पता है, NI हमें नहीं पता। एक इक्वेशन है, एक ही हमारे पास अननोन है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमें ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 1 अपॉन की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर दी, ये आ गई 1 अपॉन 486.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है, ऊपर वाली। ये नीचे जाकर डिवाइड कर दिया हमने, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 1 अपॉन I स्क्वायर। 1 अपॉन 4 क्या होता है 0.25, ये इसको भी हमने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ये माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर वैसे ही रहा, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, ये पूरी टर्म माइनस में थी, ये वहाँ जाके प्लस में आ गई, और ये यहाँ पे प्लस में थी, ये वहाँ जाके माइनस में आ गई, ठीक है। 1 अपॉन NI है, ये बात ध्यान में रखिए कि ये 1 अपॉन NI स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया। जब हमने इसको NI स्क्वायर निकाला 1 अपॉन से NI, इसको हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाया तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमने इसका स्क्वायर था तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर आ गया हमारे पास 4। दैट मीन्स कि ये फोर्थ ऑर्बिट से, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फोर्थ ऑर्बिट से ये ट्रांजिशन हुई है इनटू दिस शेप, ठीक है। नाउ इज नंबर 4। In the hydrogen atom, an electron experiences a transition from a state whose binding energy is 0.54 electron volts to another state whose excitation energy is 10.2 electron volts. What are the quantum numbers for these states? Compute the wavelength of the emitted photon. To what series does this line belong? हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन है कि जो हमें इनिशियली जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है या एटम है, हमारा हाइड्रोजन एटम जिस कंडीशन में है, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। और जो दूसरी स्टेट है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी हमें गिवन है, ठीक है। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स फॉर दीज स्टेट्स। हमने NIB और NFB, मतलब इस कंडीशन जब ये एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की तब वो कौन से शेल में था, और जब ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की तब वो कौन से शेल में है, हमें ये दोनों फाइंड आउट करनी है, ओके। और B में हमें क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन। अब जब ये ट्रांजिशन होगी फ्रॉम दिस टू दिस तो हमारे पास कौन सी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें क्या बतानी है, टू व्हाट सीरीज़ डज दिस लाइन बिलोंग, कि हमें वो जो वेवलेंथ निकलेगी वो कौन सी सीरीज़ से बिलोंग करेगी। सिंपली हमें NF से पता चल जाएगा कि वो कौन सी सीरीज़ से बिलोंग करेगी, ठीक है। N1 है, अगर N1 आ जाता है तो लाइमन सीरीज़, NF2 आ जाता है तो वो बामर सीरीज़, और NF अगर हमारे पास 3 आ जाएगा तो वो बन जाएगी पासन सीरीज़, ठीक है। सो दिस इज 18.4। हमने बाइंडिंग एनर्जी को शो कर दिया EN से, विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। NF हमने ले लिया, NF हमने फाइंड आउट करना है, NI भी हमें फाइंड करना है, लैम्डा भी फाइंड करना है, नेम ऑफ द सीरीज भी फाइंड करना है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इनिशियल स्टेट में क्या था, वी नो दैट इनिशियल स्टेट में E0 इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन फॉर, ये पहले जो इसका यू कैन से जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन के एटम के अंदर, जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए ख़ास है, हमने ये कैलकुलेट की थी, ओके। ये हमने कहाँ कैलकुलेट की थी, जहाँ पर हमने एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने उसकी डेरिवेशन की थी, वहीं पर हमने N1 पुट करके देखा था तो आंसर ये आया था, ठीक है, ओके। EN इज इक्वल्स टू E0 अपॉन NI स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी सिंपल फार्मूला होता था, आपको याद होगा,
हमें ई एन फाइंड आउट करना है अगर, तो हम क्या करते थे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 1/n² कर देते थे। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने किया था डेरिवेशन में, ठीक है। ये वही फॉर्मूला, ई एन इज इक्वल्स टू ई नॉट क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मल्टीप्लाई बाय 1/n², ठीक है। तो ये इनिशियल ये आई इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन में ये था, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांजिशन में जाएगा, ट्रांजिशन करेगा दूसरे शेल में, तो इसलिए ये फर्स्टली इनिशियली जिस शेल में है वो एन आई हमने फाइनल इसलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ई एन की वैल्यू हमें गिवन थी, ई नॉट भी हमें पता है क्या होता है, ठीक है। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है जी, ये ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये फिक्स्ड है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और अगर बाकी शेल्स हैं तो हर किसी की एक अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो कौन सी कोई एक शेल ऐसा है जिसके अंदर इसकी एनर्जी की वैल्यू थी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब वो कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें एन फाइंड आउट करना है इसका। तो जब हमने इस फार्मूला में पुट किया, वैल्यूज़ को पुट किया, इसका हमने आंसर निकाला, तो एन आ गया 5। दैट मीन्स कि ये फिफ्थ शेल में, यानी 1 2 3 4 5 इस शेल में ये यहाँ पर इनिशियली इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा था, ठीक है। ये हमें किससे पता चला, ई एन से पता चल गया, ठीक है। हमने जब इसका फाइंड आउट किया तो ये आंसर आया। नाउ फाइनल स्टेट में अब ये क्या, इसने ट्रांजिशन किया, हमें स्टेटमेंट में गिवन है ना कि ये ट्रांजिशन कर रहा है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो दूसरी स्टेट अब हम फाइंड करेंगे। तो एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट कैसे पता चलती है, ई नॉट क्या है, फर्स्ट शेल की एनर्जी, ठीक है। और एक्साइटेशन एनर्जी हमें गिवन है कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती थी कि अगर एक एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, उसे हम जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, और वो चला जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अगर हम इसे ये एनर्जी ज़्यादा देंगे तो ये हो सकता है कि ये पहले एक शेल की ट्रांजिशन करने के बजाय डायरेक्ट ये दूसरे शेल में चला जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हम जितनी एनर्जी देंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अपने ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में आगे जाएगा, ठीक है। तो अब यह देखें कि एक्साइटेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना जो गिवन जो हम दे रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। हमें एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है कि ये वाली एनर्जी जो हमने देनी है इनपुट, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम फाइनल स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी हमें पता है ना, -13.6, ये ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इसके अंदर हम ये एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा फाइनली इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो हमने ई एफ कह दिया फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी किसके इक्वल है, ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया ई एफ विच वॉज फाइनल। सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमारे पास इसका आंसर आया है। Now we have again the same formula, En is equals to E naught upon NF². En is equal to EF because En कौन सी वैल्यू थी, देखें ये थी ग्राउंड स्टेट में और ये थी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। वो जो भी हो, एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली थी ई एफ के नाम से, ठीक है। तो हमने ई एन को पुट कर दिया ई एफ के इक्वल और एन को हमने कह दिया एन एफ है ये, ठीक है, ये क्योंकि इसकी फाइनल स्टेट है। सो ई एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट, फार्मूला क्या बन जाएगा, ई एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन NF², ठीक है। तो NF² हम उधर लेगा, ई एफ को हमने जाकर डिवाइड कर दिया, -13.6 ई नॉट की वैल्यू थी, 3.4 ई एफ की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो गया तो पता चला ये एक इंटीजर आ जाएगा, जब इसका कोई यूनिट नहीं होगा दैट मीन्स कि ये इंटीजर है। n² क्या आया 4, एन एफ जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन आ गया है वो आ गया है इस शेल में, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट था, इनिशियली ये एग्जिस्ट कर रहा था N5 में, अब ये ट्रांजिशन करके आ गया है N2 में, ठीक है। जब ये N2 में आ गया ये फाइनल है, ठीक है। जब ये N2 में आ गया इसका मतलब ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा, बामर सीरीज से। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना था लैम्डा, ठीक है। 1/λ इज इक्वल्स टू R
ये राइट बाय कांस्टेंट इंटू 1/n f² माइनस 1/ni², ठीक है। वैल्यूज़ हमें एन एफ भी पता है, राइट बाय कांस्टेंट भी पता है, 2 NF भी पता है, NI भी पता है, वैल्यूज़ पुट की, लैम्डा फाइंड आउट कर लिया, 434 नैनोमीटर आंसर आ गया, ठीक है। ओके, एज NF इज इक्वल्स टू 2, फाइनल शेल कौन सा है, फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, 2 है, 2 है, दैट मीन्स कि ये बामर सीरीज से बिलोंग करेगा। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व नाउ। Now we have 18.5. Here's the statement. Photon of 12.1 electron volts absorbed by a hydrogen atom originally in the ground state raises the atom to an excited state. What is the quantum number of this state? Photon जिसकी एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एब्जॉर्ब हुआ हाइड्रोजन एटम ने इसको एब्जॉर्ब किया। ओरिजिनली वो किस स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। रेजेस द एटम टू एक्साइटेड स्टेट, हमें नहीं पता वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हमें ये पता है। व्हाट इज़ द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, फाइनली ये कौन से शेल में गया ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ग्राउंड स्टेट में इनिशियली ये था, ठीक है। नाउ हमने इसको एनर्जी दी, अब ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब वो कौन सी स्टेट में गया ये हमें नहीं पता, ठीक है। ये मैंने ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये मैंने पूरे शेल्स हैं, ये मैंने इसका एक जस्ट एक पार्ट बना दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ओके, फाइनल और जो फोटोन की जो एनर्जी थी वो हमें पता है, एन हमें फाइंड आउट करना है, ई नॉट हमें पता है, ई नॉट की वैल्यू ये आप लोग याद कर लें, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, वैसे भी इतनी दफ़ा यूज़ होगी, याद होनी चाहिए। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। सोल्यूशन अब इसका फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन अब हम इसका देखते हैं। ई एफ क्या है, वो एनर्जी, देखें पहले इलेक्ट्रॉन था इधर ना, अब हमने इसको जब फोटोन आया, ठीक है, ये फोटोन आया, इसकी एनर्जी कितनी थी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है, ठीक है। ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, इसके पास पहले से भी कुछ एनर्जी थी ना, उसकी वैल्यू क्या थी, -13.6, उसके अंदर ये वाली वैल्यू जब ऐड हो जाएगी तो ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो इसकी अब जो एनर्जी होगी इन दोनों का सम होगी ना, जो इसके पास पहले से थी और जो इसके अंदर ऐड हुई, दोनों का जब हमने सम किया तो आंसर आया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि इसके पास अब जो एनर्जी है वो है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। जब हमें एनर्जी पता चल गई तो सेम ये सिंपल सा फार्मूला था हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू E0/n²। ई एन यहाँ पर ई एन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनल एनर्जी से ना, तो हमने ई एन को लिख दिया ई एफ, ठीक है। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू नहीं पता ना, हमने एन को ही तो फाइंड आउट करना है ना, तो हमने एक जनरल टर्म ले ली, ठीक है। सो ई एफ किसके इक्वल है, E0/n², सिर्फ हमने ई एन की जगह ई एफ पुट किया, ठीक है। ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। ओके, ई नॉट की वैल्यू हमें पता थी, n² हमें फाइंड आउट करना था, ई एफ की वैल्यू भी हमें पता थी, तो ई एफ की वैल्यू हमने पुट की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। तो n² को उधर ले जाएँ, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था वो गया था इस जगह पे, थर्ड शेल में गया था। हमने जो फोटोन दिया था 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, वो इसको ग्राउंड स्टेट से उठा के N3 एक्साइटेड स्टेट में लेकर गया था, ठीक है। सो हमें बस ये फाइंड आउट करना था, ये हमारा सॉल्व हो गया हमें। नाउ इज 18.6। 18.6 की स्टेटमेंट ज़रा देख लें। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज से हमें क्या पता चल रहा है कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है n=1 में, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट 3 लाइन्स का मतलब है पहले वो आया सेकेंड शेल से, फर्स्ट 3 लाइन्स का मतलब हुआ आना तो इसने है n1 में, ठीक है। सो फाइनल nf तो हमारे पास हो गया फिक्स, ठीक है, और ni वेरिएबल होगा, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट में क्या होगा, सेकेंड से फर्स्ट में आया, फिर थर्ड से फर्स्ट में आया, फिर फोर्थ से फर्स्ट में आया,
ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स इसकी बनेंगी ना। तो पहली दफ़ा में एन आई किसके इक्वल होगा 2 के, दूसरी दफ़ा में एन आई किसके इक्वल होगा पार्ट बी में एन आई किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3 के, पार्ट सी में एन आई किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। एन एफ तीनों जगह पे 1 ही रहेगा, ठीक है ना। यही फार्मूला है, एक ही यूनिवर्सल फार्मूला है, ये हर जगह यूज़ होगा। ये इस फार्मूला को हमने पुट किया, लेमन सीरीज़ में एन एफ 1 हो गया। अब हमने एन एफ की वैल्यू 1 पुट की, एन आई की वैल्यू 2 पुट की। इससे जस्ट 1 के फ़ौरन बाद वाला जो शेल है 2 ही है ना, 2 और 1 के बीच में तो कोई नहीं है, तो हमने वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली पार्ट बी में हमने क्या किया, एन आई को 3 पुट किया, एन एफ तो अगेन यहाँ पर भी फिक्स था विच वॉज 1, लेमन सीरीज़ है तो एन एफ 1 होगा। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया, राइट कांस्टेंट है 1/n(f) है, -1/ni है, इसको हमने स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाई किया 1 में, ये 1/λ था तो लैम्डा हमने 1/0.97 करके फाइंड आउट कर लिया, इसको हमने नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। सिमिलरली पार्ट सी में भी हमने क्या करना था, एन आई को 4 पुट कर देना था, सिर्फ एन आई की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही हैं, बाकी सारा सेम है, ठीक है, मेथड भी सेम है, सब कुछ ठीक। तो लैम्डा 3 आ गया हमारे पास 97.2 नैनोमीटर्स। 18.7 In an experiment, the excitation potentials of hydrogen are found at 10.21 volts and 12.10 volts. 3 different spectral lines are emitted. Find their wavelengths. यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है स्टेटमेंट में। आई थिंक इसका जो न्यू एडिशन है इसमें ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। यहाँ पर फर्स्ट जो वोल्टेज गिवन है ना वो है V1 विच इज़ 1.9 वोल्ट्स, ये दूसरी बुक में गिवन है इस तरह 1.9 वोल्ट्स। सेकेंड वाला है 10.21 एंड थर्ड वाला है 12.1। सो 3 वोल्टेजेस होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट 3 वेवलेंथ्स आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द एक्साइटेशन पोटेंशियल्स। एक्साइटेशन पोटेंशियल्स मीन कि इनकी जो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है ना वो हमने इन पोटेंशियल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ई वन किसके इक्वल है, ई मल्टीप्लाई बाय वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल से एनर्जी अगर हमने फाइंड करनी है ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई स्मॉल ई इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से आप पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। वेरी सिंपल फार्मूला। तो हमने यही यहाँ पे लगाया है, ई मल्टीप्लाई बाय V1। सो हमने ई, ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये हमने वही पुट किया, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट पोटेंशियल क्या था 1.9, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया E1 आ गया। सिमिलरली E2 में भी हमने E मल्टीप्लाई V2 कर दिया तो हमारे पास सेकेंड एनर्जी आ गई। जब एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लेंगे ना तो उसी से हम फिर लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो E2 की भी वैल्यू आ गई। E3 में भी हमने क्या किया, E इंटू V3 किया, ठीक है। E इंटू V3 किया, हमारे पास E3 भी आ गया, सही है। नाउ हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू hc/λ। ये बड़ा वेल नोन फार्मूला, ये आप लोग को याद होगा। E इज इक्वल्स टू hc/λ। h क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, E इज द एनर्जी। सो E1 हमारे पास तीन वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, या 3 एनर्जीज हैं हमें गिवन, तो उसके अगेंस्ट 3 वेवलेंथ्स आएंगे, ठीक है। सो E1 के लिए लैम्डा 1 आ गया, तो Hc तो कांस्टेंट है, H की वैल्यू क्या थी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। C की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, तो उसकी ये वैल्यू है। H की वैल्यू ये है, ठीक है। H और C दोनों की वैल्यूज पुट की, डिवाइड बाई E1 हमारे पास क्या आया था, E1 हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था 3.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ जूल्स। तो ये 3.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ जूल्स, जब इसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व किया तो आंसर ये आ गया। सिमिलरली इसी मेथड के थ्रू अब हम λ2 फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली λ3 भी HC/A3।
तो तीनों λ1, λ2 और λ3 तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया ना। हमें यही तो फाइंड करने थे, वेवलेंथ से फाइंड करनी थी ना हमें, फाइंड देयर वेवलेंथ। तो हमें वेवलेंथ से फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। ये सॉल्व हो गया। 18.8 What minimum energy is needed in an X-ray tube in order to produce X-rays with a wavelength of 0.1 multiplied by 10⁻⁻10 meters। 10⁻⁻10 मीटर्स को हम एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर्स। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, व्हाट मिनिमम एनर्जी इज नीडेड इन एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में हमें मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो उनकी वेवलेंथ ये हो, ठीक है। सो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ हमें गिवन है। एनर्जी और वेवलेंथ अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा पीछे, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको पुट कर लें, या ये फार्मूला असल में डिराइव इस तरह से होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। एच न्यू, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये देखें इस तरह, V इज इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा। V यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को हम शो करते हैं C से, तो यहाँ पे हम V की जगह लिख देते हैं C लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से शो करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो न्यू अगर हमने फाइंड करना है तो ये क्या बन जाएगा, C अपॉन लैम्डा, ठीक है, C अपॉन लैम्डा। C अपॉन लैम्डा को आप जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये इस तरह से डेरिवेशन, अगर आप लोग को एक ये भी फार्मूला अगर याद है ना, तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला निकाल सकते हैं। एनीवेज आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा की मैंने वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। तो हमें एनर्जी ही फाइंड आउट करनी थी, हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि हमें एक्स रेज ऑफ दिस वेवलेंथ प्रोड्यूस करवा सकें हम, ठीक है। न्यूमेरिकल 9, a certain atom emits spectrum line at 300, 400 and 1200 नैनोमीटर्स। वेवलेंथ हमें गिवन है, एक सर्टन एटम है कोई, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ है 300, 400 and 1200 नैनोमीटर्स। Assuming that 3 energy levels are involved in the corresponding transition, 3 एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हैं इन ट्रांजिशंस, जो एटम्स के ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के दौरान में 3 शेल्स इन्वॉल्व हैं। कैलकुलेट क्वांटम ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्वांटम ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, एमिटेड एट ईच वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो वेवलेंथ अगर गिवन है, एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला सिंपल वही था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब क्योंकि 3 वेवलेंथ्स गिवन है तो 3 ही एनर्जीज आएंगी, ठीक है। सो एनर्जी E1 लैम्डा 1, ये एच सी अपॉन लैम्डा 1 किया तो E1 आ गया। ये हमने आंसर, जब हमने H और C प्लास कॉन्स्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, लैम्डा 1 की वैल्यू ये है, तो ये इससे जो आंसर आएगा वो हमारा आता है जूल्स में, ठीक है। बिकॉज H का जो यूनिट होता है जूल सेकेंड होता है ना, जूल सेकेंड होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका क्या होता है लैम्डा का, ये मीटर्स, ठीक है। -9 हमने पुट कर दिया पहले नैनो की जगह, तो ये मीटर आ गया, ठीक है। मीटर मीटर से कैंसिल, पर सेकेंड इस सेकेंड से कैंसिल, तो बचा जूल्स, तो ये आंसर आएगा जूल्स में, ठीक है। तो जूल्स को अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ता है, हमने पीछे देखा था ना। जूल्स को अगर हम ई से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ई की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 -19 कूलम्स, ठीक है। तो हमने जब इसको किया कन्वर्ट तो ये हमारा आ गया आंसर 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सिमिलरली लैम्डा 2 के अगेंस्ट हमने E2 निकाला, उसको हमने जूल से कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, 3.1 आंसर आ गया। सिमिलरली लैम्डा 3 से हमने E3 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी आ गई। नाउ इज लास्ट न्यूमेरिकल, calculate the energy of a photon whose frequency is 4 multiplied by 10⁻14 hertz, number 2 is 20 gigahertz, number 3 is 30 megahertz, express your answers in electron volts। हमें इसके आंसर्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में क्या है, डिस्क्राइब द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर द फोटॉन्स डिस्क्राइब्ड इन ए।
इसमें जो हमारे पास जो भी फोटॉन होंगे उनकी जो वेवलेंथ होंगी, उनके जो फ्रीक्वेंसीज़ के अगेंस्ट हमें एनर्जी आएंगी, एनर्जी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करनी है एनर्जीज फर्स्ट। ए पार्ट में हमें एनर्जीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एनर्जीज और हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना, हर्ट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 हर्ट्स। हम न्यू से फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से शो करते हैं ना। सो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वॉज 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 हर्ट्स। सेकेंड थी 20 गीगा हर्ट्स, गीगा होता है 10⁻9 + 9। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 हर्ट्स। मेगा होता है 10⁻6। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास ऐसा यूनिट में हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, नाउ इज E इक्वल्स टू एच न्यू, सिंपल सा फॉर्मूला एनर्जी का। ठीक है, सो E1 फाइंड करना है तो हमें न्यू1 पुट करना है। एच तो प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाई हमने किया इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया। किस में आया, जूल्स में। जूल्स से हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो हमने ई से डिवाइड कर दिया। ई फॉर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, आपको पता है हर्ट्स किसके इक्वल होता है, 1/सेकेंड होता है। ठीक है, या फिर इसको आप पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जब पर सेकेंड यहाँ पर होगा हर्ट्स की जगह पे, समझें अगर हर्ट्स ना लिखूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई जस्ट कट इट एंड राइट पर सेकेंड, तो ये सेकेंड 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 से होगा। ठीक है, तो जूल्स बचेगा। यूनिट्स की समझ आ रही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो ई से डिवाइड कर देंगे हम। सो पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह न्यू2 गिवन था, सेकेंड फ्रीक्वेंसी पुट की, प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमने ई से डिवाइड किया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमने एनर्जी फाइंड कर ली। सेम इज़ द प्रोसीजर विद थर्ड पार्ट। ठीक है, आंसर आ गया 1.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ इज बी पार्ट। अब 3 एनर्जीज हमने फाइंड की ना, E1 E2 एंड E3। इन तीनों के अगेंस्ट हमें 3 ही वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इन सब की। ठीक है, तो वेवलेंथ को हमने शो किया λ1, λ2 एंड λ3 से। λ1 वॉज इक्वल टू C/μ1। ये फार्मूला आपने अभी देखा, पीछे हमने फाइंड आउट किया था। V इक्वल्स टू F लैम्डा होता है। V यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में V क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है फोटोन की, तो ये C हो गया। F को हम शो करते हैं न्यू से और लैम्डा होता है हमारे पास लैम्डा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट करना है तो हम लैम्डा को यहाँ छोड़ देंगे, C/μ हो जाएगा। यही फॉर्मूला हमने बनाया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू C/μ। सो ये 1 है तो ये 1 होगा। हमने C फाइंड कर लिया, तो ये आ गई 750 नैनोमीटर्स। सिमिलरली λ2 किया C/μ2, जब वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया 0.015 मीटर्स। नंबर 3 आंसर आ गया 10 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे 10 के 10 न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गए। ठीक है,